क्या आप एक ऐसे इंसान की कल्पना कर सकती हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द भी नहीं लिखा हो, पर उसके जाने के 2500 साल बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसके विचार पढ़ाए जाते हैं? ये कहानी है सुकरात की, जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई राजा या कोई सेनापति या कोई अमीर इंसान नहीं थे, बस एथेंस की गलियों में घूमने वाले एक आम से दिखने वाले व्यक्ति, जो लोगों को रोककर अजीब अजीब से सवाल पूछते थे। फिर भी आज दुनिया के महानतम विचारकों में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो आज हम एथेंस के इसी विचारक के जीवन और उनके सबसे शक्तिशाली विचारों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन थे, लोगों से सवाल पूछने का इनका वो कौन सा तरीका था जो इतना मशहूर भी हुआ और खतरनाक भी, और क्यों इनके अपने ही शहर ने इन्हें मौत की सजा दे दी। और सबसे जरूरी बात, आज के दौर में इनके विचार हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। सुकरात एक ऐसा इंसान जिसे हम सीधे तौर पे जानते ही नहीं है। यहीं पर मेरा अगला सवाल था, अगर सुकरात ने खुद कुछ लिखा ही नहीं तो फिर हम उनके बारे में ये सब जानते कैसे हैं? मतलब ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? इसका सारा श्रेय उनके शिष्यों को जाता है, खासकर प्लेटो और जेनोफोन को। प्लेटो जो खुद एक महान दार्शनिक बने, उन्होंने अपनी ज्यादातर किताबें डायलॉग्स की शक्ल में लिखी हैं, और उन सभी का हीरो एक ही इंसान है, सुकरात। अच्छा, तो प्लेटो के लिखे संवाद ही वो खिड़की हैं जिनसे हम सुकरात की दुनिया में झांक पाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे ही शायद द सुकराटिक प्रॉब्लम कहते हैं ना। मतलब अगर सब कुछ प्लेटो ने ही लिखा है तो हम ये भरोसा कैसे कर सकते हैं कि हम सुकरात को पढ़ रहे हैं, प्लेटो को नहीं? क्या ये प्लेटो की फैन फिक्शन जैसा नहीं है, जहां उन्होंने अपने गुरु के मुंह से अपने विचार दुनिया के सामने रख दिए? ये सवाल पिछले 2000 सालों से दार्शनिकों को परेशान कर रहा है। इसका कोई 100% सही जवाब नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप किसी की जीवनी पढ़ रहे हों जो उसके सबसे बड़े फैन ने लिखी हो। थोड़ी बहुत मिलावट तो होगी ही, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि प्लेटो की जो शुरुआती किताबें हैं उनमें जो सुकरात हैं वो असल सुकरात के ज्यादा करीब हैं। और उन किताबों से एक बात तो साफ हो जाती है, सुकरात एथेंस के लिए एक गैड फ्लाई थे। गैड फ्लाई यानी वो बड़ी मक्खी जो घोड़ों को परेशान करती है। ये उन्होंने अपने लिए खुद इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। सुकरात ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि एथेंस एक बड़ा शानदार लेकिन आलसी घोड़ा है, और मैं वो मक्खी हूं जिसे भगवान ने इस घोड़े को डंक मार मार कर जगाए रखने के लिए भेजा है। तो उस वक्त एथेंस को जगाने की जरूरत क्यों थी? सब ठीक नहीं था क्या? नहीं, एथेंस हाल ही में स्पार्टा से एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध हारा था, पेलोपोनेशियन वॉर। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था, उनकी डेमोक्रेसी कमजोर थी, शहर एक अजीब सी बेचैनी और असुरक्षा के दौर से गुजर रहा था। मतलब माहौल पहले से ही तनाव भरा था, और ऐसे में एक आदमी घूम घूम कर शहर के सबसे ताकतवर और ज्ञानी लोगों की पोल खोल रहा था। बिल्कुल, उनका काम था लोगों को उनकी अज्ञानता की गहरी नींद से जगाना। वो बाजार में किसी मोची के पास जाकर पूछते, अच्छा तुम जूते बनाते हो, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि न्याय क्या है? या किसी बड़े सेनापति को रोककर पूछते, आप बहुत बहादुर हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि हिम्मत असल में होती क्या है? और उनका हथियार था उनका मशहूर तरीका, द सोक्रेटिक मेथड। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं था, बल्कि सवालों के जरिए सच की परतें उधेड़ने की एक कला थी। इसे सेनापति और हिम्मत वाले उदाहरण से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए सुकरात एक सेनापति से पूछते हैं कि हिम्मत क्या है। सेनापति पूरे आत्मविश्वास से कहता है, हिम्मत का मतलब है युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना, भागना नहीं। ये तो एक सीधा सा जवाब लगता है, पर सुकरात का काम यहीं से शुरू होता होगा। हाँ, सुकरात कहते, बहुत बढ़िया, लेकिन मान लीजिए एक सेनापति अपनी टुकड़ी को रणनीति के तहत पीछे हटने का आदेश देता है ताकि दुश्मन को किसी जाल में फंसा सके। क्या आप उस सेनापति और उसकी टुकड़ी को कायर कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक स्मार्ट मूव हुआ। सेनापति भी यही कहता, नहीं, वो तो कायरता नहीं बल्कि सैन्य कौशल है। तब सुकरात कहते, तो इसका मतलब हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी सही समय पर पीछे हटना भी हिम्मत हो सकती है। तो फिर हमारी परिभाषा तो अधूरी रह गई। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, हिम्मत क्या है? अच्छा,
तो वो सामने वाले के ही जवाब से एक ऐसा सवाल निकाल लेते थे जो उसके जवाब को ही गलत साबित कर दे। ये तो किसी को भी गुस्सा दिला सकता है। और दिलाता भी था। इस प्रक्रिया को एलेंचूस कहते हैं, मतलब जांच पड़ताल या खंडन करना। इसका मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं था, हालांकि लोग अक्सर बेइज्जत महसूस करते थे। मकसद यह था कि इंसान को यह एहसास दिलाया जाए कि जिस चीज के बारे में वो ज्ञानी होने का दावा कर रहा है, असल में वो उसे नहीं जानता। ज्ञान की यात्रा का पहला कदम ही ये स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता। मैं बस एक ही बात जानता हूँ, और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में से एक है। और यही उनकी बुद्धिमानी का राज था। डेल्फी के ओरेकल यानी देववाणी ने कहा था कि एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। सुकरात को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, तो वो इसी बात की पड़ताल करने के लिए शहर के तथाकथित ज्ञानियों के पास जाने लगे। और अंत में उन्हें समझ आया कि वो लोग इसलिए अज्ञानी हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और मैं शायद इसलिए थोड़ा सा बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और इसी सोच से उनका वो सबसे प्रसिद्ध विचार निकलता है जिसने शायद पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। The unexamined life is not worth living। एक अनपरखी जिंदगी जीने लायक नहीं है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, और यही चक्र दोहराते रहना। हम कभी रुक कर ये नहीं पूछते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, क्या हमारे काम और हमारे मूल्य एक ही दिशा में हैं। तो एक एग्जामिन्ड लाइफ का मतलब है अपनी जिंदगी का CEO बनना, अपने विचारों, अपने विश्वासों, अपनी आदतों का लगातार ऑडिट करते रहना। बिल्कुल, सुकरात के लिए ये अपनी आत्मा की देखभाल करने जैसा था। उनका मानना था कि इंसान का सबसे जरूरी काम धन दौलत कमाना या शरीर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बेहतर बनाना है। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद से लगातार सवाल पूछें। पचाना आज भी बहुत मुश्किल है। उनका मानना था कि दुनिया में कोई बुरा इंसान होता ही नहीं, सिर्फ अज्ञानी इंसान होते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? हाँ, ये उनका सबसे विवादित और शायद सबसे गहरा विचार है। वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। हर इंसान अपने लिए हमेशा वही चुनता है जो उसे उस पल में अपने लिए सबसे अच्छा लगता है। बुराई या गलती वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से होती है। एक मिनट, लेकिन ये बात हजम करना मुश्किल है। क्या हम सच में ये मान लें कि जो लोग भयानक अपराध करते हैं वो बस अज्ञानी हैं? ये तो उनके कामों की गंभीरता को कम करने जैसा लगता है। वो तो अपने किए के लिए जिम्मेदार हुए ना। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही सवाल सुकरात के सामने भी रखा जाता। उनके तर्क को समझने के लिए ज्ञान और सूचना के बीच का फर्क समझना होगा। सिगरेट पीने वाले का उदाहरण लेते हैं। उसके पास ये सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पैकेट पर बड़ी बड़ी चेतावनी भी लिखी होती है। हाँ, ये तो सबको पता होता है। लेकिन सुकरात के अनुसार उसे इसका सच्चा और गहरा ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है। उसे अपनी आत्मा की गहराई से ये बोध नहीं है कि ये आदत उसके शरीर, उसकी जिंदगी और उसके परिवार को किस तरह धीरे धीरे तबाह कर रही है। अगर उसे ये सच्चा ज्ञान हो जाए तो उसके लिए सिगरेट पीना असंभव हो जाएगा। इसी तरह एक चोर उस पल में सिर्फ चोरी से मिलने वाले पैसे को ही अपनी खुशी समझ बैठता है। वो अज्ञानी है क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहा कि इस छोटी सी खुशी के बदले वो अपनी ईमानदारी, इज्जत और मन की शांति जैसी बड़ी चीजें खो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें शिक्षित करना चाहिए। एक सुकराती जेल तो फिर एक यूनिवर्सिटी जैसी होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। सुकरात के दर्शन के हिसाब से न्याय व्यवस्था का मकसद बदला लेना या सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना होना चाहिए। एक अपराधी कोई शैतान नहीं है, वो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा बीमार है, जिसे सही और गलत का सच्चा ज्ञान नहीं है। उसे सजा की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। लेकिन जाहिर है एथेंस के लोगों ने इसे ऐसे नहीं देखा। उनका यही तरीका, यही सवाल पूछने की आदत उनके लिए खतरा बन गई और आखिरकार उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा। हाँ, साल था 399 ईसा पूर्व। एथेंस का कोर्ट रूम, 501 नागरिकों की एक जूरी के सामने 70 साल के सुकरात खड़े थे। ये कोई आम मुकदमा नहीं था। ये इतिहास का वो पल था जहां एक शहर अपने ही विवेक पर, अपने ही जमीर पर मुकदमा चला रहा था। और आरोप क्या थे? मतलब आधिकारिक तौर पर उन पर क्या इल्जाम लगाए गए थे? मुख्य रूप से 2 आरोप थे। पहला, अधार्मिकता, कि सुकरात शहर के देवताओं को नहीं मानते और अपने नए देवता गढ़ रहे हैं।
और दूसरा, जो ज्यादा खतरनाक था, युवाओं को भ्रष्ट करना, कि वो अपनी बातों से नौजवानों को परंपराओं, बड़ों और सत्ता पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं, जो शहर के लिए खतरनाक है। और सुकरात का बचाव, जिसे हम प्लेटो की अपॉलोजी के नाम से जानते हैं, वो कोई माफीनामा तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। अपॉलोजी का ग्रीक में मतलब होता है अपना पक्ष रखना या बचाव। और सुकरात ने जो पक्ष रखा वो चुनौती भरा था। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि वो तो डेल्फी के ओरेकल के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने खुद को फिर से वही गैटफ्लाई बताया और ज्यूरी से कहा कि अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तो सीधे सीधे ज्यूरी को चुनौती देना हुआ। इस बात ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। और जब ज्यूरी ने उन्हें दोषी पाया तो उस वक्त के कानून के हिसाब से बचाव पक्ष को भी एक सजा सुझाने का मौका मिलता था। अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा मांगी थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि सुकरात जुर्माना या देश निकाला मांग लेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो शहर की भलाई की है, लोगों को ज्ञानी बनाने की कोशिश की है, तो मुझे सजा क्यों मिलनी चाहिए? मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने अपने लिए सजा के तौर पर ब्रिटेनियन में जिंदगी भर मुफ्त भोजन की मांग की। ये एक ऐसा सम्मान था जो सिर्फ ओलंपिक विजेताओं और शहर के नायकों को मिलता था। ये तो ज्यूरी का घोर अपमान था, ये कहना कि मुझे सजा नहीं इनाम दो। हाँ, इस बात ने ज्यूरी को और भड़का दिया और दूसरी बार जब वोटिंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़े बहुमत से उनके लिए मौत की सजा चुन ली गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। सजा मिलने और दिए जाने के बीच लगभग 1 महीने का वक्त था और उनके दोस्त क्रिटो ने उनके भागने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सब कुछ सेट था, गार्ड्स को रिश्वत दी जा चुकी थी, एक जहाज तैयार था। तो सुकरात भागे क्यों नहीं? ये तो एक आसान फैसला लगता है। पर सुकरात के लिए आसान नहीं था। उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। प्लेटो के एक और संवाद क्रिटो में इसका बहुत मार्मिक वर्णन है। सुकरात ने क्रिटो से तर्क किया कि उनका इस शहर और इसके कानूनों के साथ एक अघोषित समझौता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने कहा, एथेंस के कानूनों ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे शिक्षा दी। मैंने अपने पूरी जिंदगी इसी शहर में रहने का चुनाव किया। आज जब वही कानून मेरे खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, भले ही वो फैसला गलत हो, तो क्या मुझे उन्हें तोड़कर भाग जाना चाहिए? उनका तर्क था कि अन्याय का जवाब अन्याय से देना सही नहीं है। भले ही जूरी ने उनके साथ अन्याय किया हो, लेकिन अगर वो कानून तोड़कर भागते हैं तो वो भी अन्याय करेंगे। वो कानून के विचार को ही कमजोर कर देंगे। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया। उनके दोस्त और शिष्य उनके चारों तरफ रो रहे थे, लेकिन सुकरात बिल्कुल शांत थे। उन्होंने हेमलॉक जहर का प्याला लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही घूंट में पी लिया। उनके आखिरी शब्द थे, क्रीटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा देय है, उसे चुकाना मत भूलना। एस्क्लेपियस स्वास्थ्य के देवता थे और जब कोई बीमार ठीक होता था तो उन्हें मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती थी। शायद वो ये कह रहे थे कि मृत्यु शरीर की बीमारी का इलाज है और अब मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया हूँ। यही माना जाता है। एक इंसान मर गया लेकिन एक बेचारा अमर हो गया, और यही सुकरात की सबसे बड़ी विरासत है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो आज के दौर में सुकरात की विरासत क्या है? हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या कोई बड़ा आदमी कह रहा है या सब लोग मान रहे हैं। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, उस पर सवाल उठाओ। आज के फेक न्यूज और सोशल मीडिया के दौर में तो ये एक सुपर पावर जैसा है। हर पोस्ट, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर विश्वास करने से पहले खुद से पूछना, क्या ये सच है? इसका स्रोत क्या है? इसके पीछे का इरादा क्या है? यही तो सुकराती तरीका है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी विरासत है आत्मज्ञान का महत्व, सेल्फ नॉलेज। उनका आदर्श वाक्य था, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। एक अच्छी और सुखी जिंदगी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, वो अपने अंदर झांकने से, अपने मूल्यों को समझने और उनके अनुसार जीने से मिलती है। और तीसरी विरासत जो उनकी जिंदगी से जाहिर होती है वो है बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। सच और सिद्धांतों के लिए खड़े होने की हिम्मत, भले ही उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। हाँ, और ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं है, ये सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा के आंदोलन का मूल आधार है। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अन्यायपूर्ण कानूनों का शांति से विरोध किया तो वो सुकरात की ही परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कानून तोड़ा
लेकिन फिर उसकी सजा को शांति से स्वीकार किया। ठीक वैसे ही जैसे सुकरात ने एथेंस के गलत फैसले को स्वीकार करके किया। तो कुल मिलाकर सुकरात ने हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं दिए, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने कोई मंजिल नहीं दिखाई, बस सही रास्ते पर चलना सिखाया। बिल्कुल। शायद उनकी कहानी को एक सवाल पर खत्म करना सही होगा, जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है, हर मुद्दे पर अपनी राय देना चाहता है और तुरंत जवाब चाहता है, वहां रुककर ये स्वीकार करने में क्या ताकत है कि मैं नहीं जानता। और अपनी जिंदगी के किस हिस्से में, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो या हमारे राजनीतिक विचार हों, आज थोड़ी और सुकराती पूछताछ की जरूरत है।